हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 27 निर्यात व्यापार क्या होता है, उसकी कार्यविधि क्या है और उसके प्रलेख यानी एक्सपोर्ट ट्रेड यानी निर्यात व्यापार, उसका मतलब पढ़ेंगे हम। और उसका प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है कि हम कैसे करते हैं, और प्रलेख यानी उसमें जब करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे निर्यात व्यापार यानी एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, उसका मीनिंग। तो देखो, जो मेरी वीडियो पहले देख चुका है, इससे पहला चैप्टर 26 आयात व्यापार, तो उसको पता होगा फिर भी कि आयात व्यापार क्या होता है कि दूसरे देश से अपने देश में कोई माल मंगाना। तो निर्यात का क्या होगा कि अपने देश से अपने देश का माल किसी दूसरे देश में भेजना। यानी अगर अमेरिका इंडिया से कुछ ख़रीदना चाहता है तो इंडिया का माल अमेरिका में जाएगा, तो वो इंडिया के लिए क्या कहलाएगा, निर्यात व्यापार यानी एक्सपोर्ट, यानी अपने देश से दूसरे देश में भेजना। तो क्या कहलाता है, निर्यात व्यापार। ठीक है, तो आयात व्यापार हम इससे पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से। जिसने नहीं देखी जाकर देख सकता है वीडियो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो निर्यात व्यापार क्या होता है समझ आ गया होगा फिर भी आपको। क्या होता है, अपने देश का माल किसी दूसरे देश में बेचना। यानी जब दूसरे देश के लोग हमारे देश से कुछ खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, निर्यात व्यापार। और जब हम अमेरिका से कुछ खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, आयात। लेकिन अमेरिका के लिए क्या होगा, वो निर्यात। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश से मसाले वगैरह ख़रीदते हैं, तो हमारे देश के लिए वो क्या कहलाता है, निर्यात व्यापार, क्योंकि हमारे देश का माल हमारे देश से किसी दूसरे देश में जा रहा है। ठीक है, इसका अभिप्राय वस्तु अथवा सेवाओं को किसी दूसरे देश को बेचने व भेजने से। यानी हम अपने देश का माल, अपने देश की सेवाएं किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं, यानी दूसरे देश में बेच रहे हैं, तो क्या कहलाता है, निर्यात व्यापार यानी एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी किसी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है, विक्रय माने होता है बेचना, सेल करना। जब एक देश का व्यापारी किसी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है तो इसे निर्यात व्यापार कहते हैं। ठीक है, जब हमारे देश का व्यापारी या किसी भी देश का व्यापारी जब किसी दूसरे देश के व्यापारी को कोई भी माल, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी सेवा बेचता है तो क्या कहलाता है, निर्यात व्यापार। जिस देश का व्यापारी माल विक्रय करता है यानी बेचता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्यात करता है। यानी जैसे इंडिया अगर बेच रहा है, अमेरिका को कुछ माल बेच रहा है, तो इंडिया क्या है, निर्यात करता है, क्योंकि वो बेच रहा है, हम बेच रहे हैं माल। और जिस देश का व्यापारी माल का क्रय करता है यानी खरीदता है, उसे क्या कहते हैं, आयात करता। ठीक है, जैसे मान लो कोई अमेरिका के लोग हमारे देश से कुछ मसाले खरीद रहे हैं, मतलब हमारे देश का मसाले यानी इंडिया के मसाले अमेरिका में जा रहे हैं, अमेरिका वाले खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो इंडिया क्या है, निर्यात करता, और अमेरिका क्या है, आयात करता है। ठीक है, तो मीनिंग समझ आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे इसकी कार्यविधि कि पहले क्या होता है, पहले क्या करना होता है, जो बेचता है माल या ख़रीदता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो व्यापारी अपना माल निर्यात यानी बेचना चाहता है, उसे निर्यात कमीशन एजेंट, निर्यात एजेंट या निर्यात दलाल से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। इनकी सहायता से उसे यह पता चलता है कि उसके माल की मांग कहाँ पर है। यानी जब हम कुछ माल ख़रीदना चाहते हैं, फिर बेचना चाहते हैं, सबसे पहले हम पूछते हैं ना दुकानदारों से या फिर बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं उनसे। लेकिन ये तो व्यापार है तो बड़े बड़े दलालों से पूछते हैं। जो एक होता है ना कि हम कुछ काम करते हैं, कुछ मंगवाते हैं दूर से, तो बीच में कुछ लोग होते हैं जो एजेंट कहलाते हैं, जो हमें माल ला कर देते हैं, फिर माल बेचते हैं। तो एजेंट है, कुछ निर्यात एजेंट होते हैं जो हमारे माल को दूसरे देश तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो उनसे पहले हम ये लोग पूछते हैं कि जो हमारा माल है, जो हमने बनाया है अपनी कंपनी का माल, हमारी फैक्ट्री में जो माल बना है, वो किस देश के लोग ख़रीदना चाहेंगे, कहाँ पे हमारे माल की ज़रूरत है। तो वजह से हम कुछ ख़रीदते हैं, कुछ मंगवाते हैं, कुछ भी चीज़ करते हैं, तो पहले हम जानकारी यानी पूछताछ करते हैं ना। तो वैसे ये लोग पहले पूछताछ करते हैं कि इनका माल कहाँ बिकेगा, कहाँ इनकी माल की मांग ज़्यादा होगी। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, व्यापारिक पूछताछ। दूसरा क्या है, फिर व्यापारिक पूछताछ के बाद निर्यातकर्ता इंडेंट प्राप्त करता है। इंडेंट का मतलब होता है ऑर्डर प्राप्त करना। मतलब अगर आपसे कोई कुछ ख़रीदना चाहता है तो वो आपको ऑर्डर करेगा ना कि भाई साहब हमें ये सामान चाहिए, तो एक तरह से आदेश देता है, ऑर्डर देता है। जैसे हम कुछ मंगवाते हैं ऑनलाइन तो ऑर्डर देते हैं ना, वैसे ही। या फिर हम ऑफलाइन में कुछ मंगवा रहे हैं तो कुछ बड़ी चीज़ है जैसे फ्रिज वगैरह, तो हम पहले ऑर्डर दे के आते हैं कि हमें इस दिन ये चीज़ चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, व्यापार की भाषा में इंडेंट यानी ऑर्डर देना, आदेश देना। ठीक है, तो फिर व्यापारिक पूछताछ के बाद निर्यातकर्ता इंडेंट प्राप्त करता है। प्राप्त क्यों करता है, क्योंकि वो बेच रहा है माल, तो सामने वाला इंसान उसे खरीद रहा है, तो सामने वाला इंसान हमें ऑर्डर दे रहा है, हम उसका ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इसलिए बोला इंडेंट प्राप्त करता है। आयातकर्ता निर्यातकर्ता को इंडेंट यानी आदेश भेजता है, देता है। जैसे आप माल खरीद रहे हो और मैं माल बेच रही हूँ, तो मैं आदेश प्राप्त करूँगी, ऑर्डर इंडेंट प्राप्त करूँगी और आप भेजोगे मुझे। ठीक है,
निर्यातकर्ता आयातकर्ता से साख पत्र की मांग करता है। साख पत्र निर्यातकर्ता को माल के भुगतान के बारे में आश्वासन देता है। साख पत्र मतलब देखो ये एक देश से दूसरे देश में व्यापार हो रहा है, तो कैश तो मुश्किल ही मिलता होगा, तो क्या करते हैं लोग कि अगर इनके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, निर्यातकर्ता बेच रहा है उसके साथ कुछ धोखा ना हो जाए, तो क्या करते हैं माल बेचने से पहले साख पत्र यानी क्रेडिट लेटर होता है कि ये ना एक दूसरे का बैंक में लिंक हो जाता है, यानी लेटर होता है इस बैंक से उस बैंक में जाता है, जो खरीदता है उसका बैंक हमारे बैंक में लेटर भेजता है कि जब आप माल बेचोगे तो वो आश्वासन देता है, प्रॉमिस देता है बैंक कि आपको पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। निर्यातकर्ता को अपना माल निर्यात करने के लिए सरकार से निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना होता है। देखो जैसे हमें आयात व्यापार में पढ़ा था कि जब हम माल खरीदते हैं दूसरे देश से तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है पहले, जिसे आयात लाइसेंस कहते हैं। तो वैसे ही माल बेचने के लिए भी सरकार से पहले हमें निर्यातकर्ता लाइसेंस लेना पड़ता है कि हम अपने देश का माल किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं। ठीक है। निर्यातकर्ता को जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी उसे वह चाहे तो विदेशी मुद्रा बाजार में बेच सकता है या अपने पास रख सकता है, लेकिन विदेशी मुद्रा को एक सीमा तक ही अपने पास रखा जा सकता है। देखो जब हमारा देश माल बेचेगा तो हमारे देश के पास दूसरे देश की मुद्रा आएगी ना, पैसे आएंगे, दूसरे देश की करेंसी आएगी, तो वो चाहे तो उस करेंसी को अपने पास रख भी सकता है कि ठीक है मैं अपने पास रखूँगा, आगे मुझे काम आएगा। लेकिन वो चाहे तो विदेशी मुद्रा बाजार में बेच सकता है कि मतलब बाज़ार होते हैं कुछ विदेशी जहाँ हम दूसरे देश की करेंसी अपने देश की करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन सरकार ने यह तय किया हुआ है कि एक सीमा तक, एक लिमिट तक ही वो अगर रखना चाहता है तो एक लिमिट होती है, उस उतना ही वो अपने पास रख सकता है दूसरे देश की करेंसी। ठीक है। माल का आदेश प्राप्त होने तथा शेष सभी शर्तें तय हो जाने के बाद निर्यातकर्ता माल एकत्रित करता है। मतलब सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह सब इसने ले ली कि हाँ पेमेंट वगैरह का भी प्रॉमिस हो गया सब कुछ, तो अब ये क्या करेगा, माल एकत्रित करेगा, इकट्ठा करेगा। जो ऑर्डर आया है, जितना भी आया है कि आपको इतना हमें ऑर्डर मिला है कि आप मुझसे इतना माल खरीदना चाहते हो, तो मैं माल अब इकट्ठा करूँगी कि मुझे इतना वगैरह पैकिंग वगैरह करूँगी कि मुझे ये माल आपको बेचना है क्योंकि। ठीक है। तो माल जो निर्यात करता है, जो बेच रहा है, जो सेलर है, वो माल इकट्ठा करता है, यानी हमारा देश माल इकट्ठा करेगा पहले। फिर माल की पैकिंग व चिन्हांकन मार्किंग वगैरह की जाती है। मतलब माल जो है हम बेचने के लिए जो माल रखा हुआ है, जो आपने ऑर्डर दिया है दूसरे देश ने, तो अब क्या करेगा हमारे देश उस माल को इकट्ठा करेगा और पैकिंग वगैरह करेगा अच्छे से, क्योंकि वो दूसरे देश जाएगा ताकि ख़राब ना हो जाए रास्ते में। ठीक है। फिर उस माल को पहुंचाने के लिए रवानगी एजेंट की नियुक्ति की जाती है। देखो जो व्यापारी है, निर्यात करता है, वो माल बनाता है और बेचता है, लेकिन खुद वहाँ पहुँचाता नहीं है, खुद नहीं जाता वो देने के लिए, क्योंकि वो दूसरे देश में जा रहा है, बॉर्डर पार करना पड़ता है, तो वो खुद नहीं जाता। बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो माल पहुँचाते हैं, तो पहले ये एजेंट बनाता है, जिसे रवानगी एजेंट कहते हैं, जो माल को दूसरे बॉर्डर तक ले जाने का काम करता है। ठीक है। फिर निर्यातकर्ता माल को बंदरगाह के लिए रवाना कर देता है। जो रवानगी एजेंट बनाया हुआ है, जो इसके माल को बॉर्डर तक पहुंचाएगा, यानी बंदरगाह तक पहुंचाएगा। बंदरगाह पे जहाज़ वगैरह होते हैं जो समुद्रों के द्वारा माल को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। तो जो रवानगी एजेंट है वो बंदरगाह के लिए रवाना हो जाएगा माल को लेकर। निर्यातकर्ता उसको आदेश दे देगा कि जाओ और बंदरगाह तक, जहाज़ों तक मेरा माल लेकर जाओ। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, जब वो रवानगी एजेंट है वो जब बंदरगाह पे पहुंचता है तो वहाँ पे उसको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं जो पूरे करने होते हैं माल को भेजने से पहले। तो पहला क्या है, माल के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद रवानगी एजेंट किसी जहाजी कंपनी से बातचीत करके जहाज़ में स्थान सुरक्षित रखने का समझौता करता है। ये देखो जहाज़ वाला को थोड़ी पता है कि आप माल बेचने के लिए जा रहे हो, आप उनको ऑर्डर देने वाले हो। जो रवानगी एजेंट है वो जाएगा वहाँ पर बंदरगाह पे, और जो जहाज़ की कंपनियाँ हैं जो ये काम करती हैं माल पहुँचाने का, उनसे बातचीत करेगा और स्थान सुरक्षित कर लेगा कि मुझे इतना सामान दूसरे देश पहुँचाना है। ठीक है। तो उनका स्थान सुरक्षित हो जाएगा, सेव हो जाएगा, जैसे हम सीट बुक कर लेते हैं ना वैसे। निर्यात कर का भुगतान करने के लिए रवानगी एजेंट द्वारा जहाजी बिल तैयार किया जाता है। देखो जैसे निर्यात लाइसेंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही माल को दूसरे देश में बेचने के लिए एक निर्यात कर दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है सरकार को। और टैक्स देने से पहले इन्हें जहाजी बिल तैयार करना पड़ता है कि हम इस जहाज़ से अपना माल पहुँचा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, जहाजी बिल, कि हम इस जहाज़ पे अपना माल लेकर जा रहे हैं, इतना माल है, इतनी क्वांटिटी है, इतनी क्वालिटी है, क्या माल है, मतलब कौन सा माल है। ठीक है। ये सब बंदरगाह कर का भुगतान करना पड़ता है। अब आप उस बॉर्डर पे या उस बंदरगाह पे अपना माल रख रहे हो तो वहाँ का भी टैक्स देना पड़ता है। ठीक है। जब माल जहाज़ पर लाद दिया जाता है तो जहाज़ का कप्तान माल प्राप्ति की रसीद देता है, जिसे कप्तान की रसीद कहते हैं। मतलब जब आप जिस जहाज़ में अपना माल रख दोगे, लाद दोगे ले जाने के लिए, तो जहाज़ जो कप्तान होगा, जो लीडर होगा, जो उसको चला रहा होगा, मतलब जो लीड करता है,
वो एक रसीद देगा आपको कि आपने उसके जहाज़ पे अपना माल रखा है, तो उस रसीद को क्या कहते हैं, कप्तान की रसीद। और अगर जो रसीद है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से हैं, अगर सारी जो होनी चाहिए सब इन्फॉर्मेशन है, तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध रसीद। और अगर उसमें कुछ ही इन्फॉर्मेशन में बाकी कुछ है कुछ नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध रसीद। ठीक है। जहाजी बिल्ट तैयार करना। जहाजी बिल्ट मतलब कि आपने माल जहाज़ पे चढ़ाया हुआ है, तो उसमें जहाज़ की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और माल की सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, और जो माल का मालिक है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, माल कहाँ जा रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन सारी होती है, उसे बोलते हैं जहाजी बिल्ट तैयार करना। माल का बीमा पत्र लेना। बीमा पत्र मतलब इंश्योरेंस लेना, कि मतलब माल अगर मान लो जहाज़ से जा रहा है, जहाज़ ख़राब हो जाए, डूब जाए समुद्र में, कुछ भी हो जाए, तो माल ख़राब हो जाएगा ना, जो तो क्या करता है माल का मालिक, इंश्योरेंस करवा लेता है माल का, ताकि माल अगर ख़राब हो जाए तो उसका पैसा उसको वापस मिल जाए। ठीक है। फिर एजेंट सारी जानकारी निर्यातकर्ता को भेजता है, मतलब ये सारे काम करने के बाद बंदरगाह पर उसको सारे काम कर देता है, और फिर वो निर्यातकर्ता को, यानी जो माल का मालिक है, उसको इन्फॉर्मेशन भेजता है कि मैंने ये सारे काम पूरे कर दिए हैं, ताकि उसको संतुष्टि हो जाए। फिर निर्यातकर्ता सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद माल का बीजक तैयार करता है। बीजक मतलब इनवॉइस, मतलब होता है कि जैसे हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं दुकान वगैरह पे, तो हमें एक वो रसीद तैयार करके देता है ना, माल की, जो कि माल क्या है, क्वांटिटी क्या है, किस कलर का है, वगैरह वगैरह, दुकान का नाम क्या है, किस जगह पर है, पूरा एड्रेस पूरा अच्छे से होता है, माल का मालिक, ख़रीदने वाला, बेचने वाला कौन है, सब कुछ, तो उसे ही कहते हैं बीजक, इनवॉइस। ठीक है। निर्यातकर्ता भुगतान से संबंधित प्रलेख तैयार करता है, यानी निर्यातकर्ता जो बेचने वाला है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करता है पेमेंट से संबंधित, ताकि वो आयातकर्ता को भेज सके और उसको बता सके कि आपको इतनी पेमेंट करनी है, कि मतलब आप वो हो सकता है नगद पेमेंट करना चाहे, या फिर हो सकता है चेक देना चाहे बैंक, क्योंकि उसकी बैंक की जानकारी उसके पास पहुँच चुकी होती है। ठीक है। ज़्यादातर वैसे ऑनलाइन ही होती है, चेक द्वारा ही होती है, क्योंकि कैश में नहीं होती है। फिर अंत में निर्यातकर्ता सभी भुगतान से माल से संबंधित जानकारी की सूचना आयातकर्ता को देता है। मतलब जैसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेता है कि इतनी इतनी पेमेंट उसके पास आनी है, सारी जानकारी बनाकर एक लेटर तैयार करके वो किसको भेजता है, फिर आयातकर्ता को। वो ऑनलाइन भेजता है, उसके बैंक में जो साख पत्र हमने तैयार किया था, और वो बैंक में डाल देता है, और वो सेम यही जो पेमेंट से रिलेटेड सारी सूचनाएँ होती है वो बैंक में डालता है, और वो उसके बैंक से, निर्यातकर्ता के बैंक से आयातकर्ता के बैंक तक पहुंच जाता है कि उसे ये पेमेंट करनी है। ठीक है। मैसेज वगैरह जो भी होता है पहुंच जाता है। अब देखो, निर्यातकर्ता या निर्यात व्यापार में प्रयोग होने वाले मुख्य प्रलेख यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से होते हैं। तो वैसे तो हम लोगों ने कार्यविधि में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, तो आप लिख के आ जाना। अब बाकी इसमें देख सकते हो आप, सिर्फ नाम लिखने हैं, आपको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोलेंगे वो लोग। ठीक है। और अगर एक्सप्लेन करने के लिए बोल भी दें तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगी, आप कर देना एक एक लाइन का या एक एक वर्ड का बस। पहला इंडेंट। इंडेंट बताया था आपको क्या होता है, आदेश देना, ऑर्डर देने का एक लेटर होता है कि हमने ऑर्डर दिया है। तो एक रिसिप्ट आती है ना कि हमें इतना माल चाहिए, इतनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी, ये कलर होना चाहिए, वगैरह वगैरह, इसके बोलते हैं इंडेंट। साख-पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट बताया था ना कि बैंक से रिलेटेड सारी जानकारियाँ होती हैं, ताकि निर्यातकर्ता को प्रॉमिस मिल सके कि हाँ उसका पैसा नहीं डूबेगा। निर्यात लाइसेंस लेना पड़ता है निर्यातकर्ता को, तभी वो अपना माल दूसरे देश में बेच सकता है। रेलवे रसीद मतलब कि जो निर्यातकर्ता का माल है वो उसके घर से बंदरगाह तक यानी जहाज़ों तक कैसे जा रहा है। अगर वो रेलवे से जा रहा है, रेल से लेके जा रहा है, ट्रेन से लेके जा रहा है अगर एजेंट, तो एक रसीद मिलती है कि वो इस ट्रेन से माल लेके गया है, रेल वाला एक रसीद बना के देता है। जहाजी आदेश मतलब कि आदेश देना जहाज़ को पहले कि हमें अपना माल आपके जहाज़ से लेके जाना है, तो एक लेटर मिलता है। ठीक है, पहले बुक कराने के लिए। जहाजी बिल बताया था, जहाजी बिल क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं कि इस जहाज़ में हमारा माल रखा है, इतनी क्वालिटी वगैरह कप्तान जो है जहाज़ का वो ये सब बना के देता है। डॉक चालान का मतलब होता है कि जहाँ बंदरगाह है तो वहाँ पे इस निर्यातकर्ता को अपने माल को दूसरे देश में बेचने से पहले एक टैक्स देना पड़ता है, निर्यात कर। अगर वो टैक्स नहीं दे पाता है, सीमा शुल्क नहीं दे पाता है, इस सीमा से दूसरी सीमा में माल जा रहा है तो उसका टैक्स नहीं दे पा रहा है अगर सरकार को, तो वहाँ पे सरकारी कुछ तो गोदाम बने होते हैं, तो क्या करते हैं, टैक्स अगर ना दे पाता है ये, तो ये इन लोगों का सारा माल, इस निर्यातकर्ता का सारा माल उन गोदामों में रख लेते हैं, तो उसे बोलते हैं डॉक चालान। और जब तक ये निर्यातकर्ता टैक्स नहीं पेमेंट कर देगा तब तक ये सरकारी अधिकारी इनका माल नहीं छोड़ते हैं। वैसे ही आयातकर्ता में भी होता है, उसे बोलते हैं डॉक चालान। ठीक है, डॉक चालान मतलब एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि आपका इस गोदाम में इतना माल रखा हुआ है।
ठीक है, साइन वगैरह करके। कप्तान की रसीद बताया था ना कि जहाज़ में जब माल लाद दिया जाता है, रख दिया जाता है, तो जो जहाज़ का जो कप्तान है, लीडर है, तो वो एक रसीद बना के देता है कि इस जहाज़ में इतना माल रखा हुआ है इस व्यक्ति का। जहाजी बिल्ट बताया था, जहाजी बिल्ट में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है जहाज़ की भी, मालिक की, माल के मालिक की भी, और ख़रीदने वाले की भी, बेचने वाले की भी। समुद्री बीमा पत्र बताया था, इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है कि समुद्र से जहाज़ जा रहा है माल लेके, और अगर जहाज़ ख़राब हो जाए, माल ख़राब हो जाए, तो उससे उसका सारा जो नुकसान होता है वो मिल जाता है इंश्योरेंस से, जैसे हम अपनी गाड़ी वगैरह का इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है। बीजक इनवॉइस क्या होता है कि माल को ख़रीदने वाला और माल को बेचने वाले की जानकारियाँ होती हैं, माल की जानकारी होती है, कितना माल है, कितनी क्वांटिटी का है, कितना प्राइस है, सब कुछ। मूल स्थान का प्रमाण पत्र, देखो जब निर्यातकर्ता माल बेचता है अपना, और जो आयातकर्ता खरीदता है, दूसरे देश का व्यक्ति खरीद रहा है, तो जो माल जहाँ पहुँचेगा वहाँ पे उसको कुछ छूट मिलती है, और छूट कम मिलती है अगर जिसका वो माल है, जो असली व्यक्ति है, उस मालिक है उस माल का, उसका अगर मूल स्थान, जो उसका ओरिजिनल प्लेस जहाँ वो पैदा हुआ है, वहाँ का अगर सर्टिफिकेट वो आयातकर्ता ले ले, कि मतलब जैसे आप मुझसे माल खरीद रहे हो, अगर आप मेरे ओरिजिनल जगह का सर्टिफिकेट मुझसे ले रहे हो, और आप उन लोगों को दिखा रहे हो जहाँ पे आप माल ख़रीदने जा रहे हो, वहाँ दिखा रहे हो आपका माल जहाँ पहुँच रहा है, तो आपको छूट मिल जाती है कुछ टैक्स वगैरह में, जो क्योंकि वहाँ पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा माल खरीदने से पहले। मतलब मेरी सीमा से मुझे अपनी सीमा पर टैक्स देना पड़ता है बेचने का, वहाँ पे जब माल पहुँचेगा उसके जहाँ वो खरीद रहा है दूसरा देश का व्यक्ति, वहाँ पे उसे खरीदने का टैक्स देना पड़ता है कि वो दूसरे देश से माल मंगवा रहा है, तो उस टैक्स में उसको कुछ छूट मिल जाती है अगर मेरे मूल स्थान का प्रमाण पत्र वो मुझसे मांग लेता है और फिर उन लोगों को दिखाता है, तो उसे बोलते हैं मूल स्थान का प्रमाण पत्र। यानी हमारे इंडिया अगर माल बेच रहा है तो हमारे इंडिया का जो मूल प्रमाण पत्र है, जो व्यापारी है, उसका प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। आयातकर्ता को सूचना, अंत में क्या था कि हम जो आयातकर्ता को सूचना देते हैं, एक लेटर बना के, एक पूरा एडवाइस लेटर होता है, उसको हम लिख के उसको भेजता है ये व्यापारी कि आपको इतनी इतनी पेमेंट करनी है, कि इतना माल है, इतनी पेमेंट करनी है, ये सब, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना ही था बस। आई होप आपको अच्छी से समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उसकी वीडियो सारी डाल चुकी हूँ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे आगे की वीडियोस के लिए आगे और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ाऊँगी, वीडियोस डालूँगी, तो अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू।